बहुत अच्छा चुनाव रहा और सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी क्षमता से काम करा, जो भी उनका सामर्थ्य था। कोई ऐसा नारा उनका पार हुआ, पूरा हुआ। 400 पाल का नारा दिया और वो फेल हो गया। 400 पाल का नारा दिया और वो फेल हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी माहौल में राम मंदिर का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर इस्तेमाल किया था। और जहां तक कि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं वहां से मोदी मैजिक देखने को नहीं मिला। क्या कहेंगे? राम मंदिर का मुद्दा क्या धुआं धुआं होता हुआ नजर आया? मंदिर का मुद्दा क्या धुआं धुआं होता हुआ नजर आया? नहीं, देखिए, उसे मुद्दा बना के उसकी गरिमा को तार तार कर दिया। इन्होंने उसे बहुत निचले स्तर पर ले आए। प्रभु श्री राम की गरिमा को इतना गिराना, वही उनके श्राप का कारण बना। अपने लाइए ना, अगर आपके सामर्थ्य या ताकत है तो आप प्रभु राम को लाएंगे। तो ये जो अति एक घमंड था, ये पाप था और वो पाप इन्हें ले डूबा। और देखिए, अब प्रकाश जोशी पार्ट 1 तो हमने देख लिया, प्रकाश जोशी पार्ट 2 क्या है? किस रूप में देखने वाले हैं हम प्रकाश जोशी को पार्ट 2 में? पार्ट 1 था। नमस्कार, द उत्तराखंड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वंदना आर्या। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद कांग्रेस का जोश हाई है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 99 सीटों पर जीत मिली है। अब बात करते हैं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी प्रकाश जोशी जी से कि किस तरीके से, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट उनके सामने थे, और कैसा रहा अब तक का जो सफर था आपके साथ? देखिए, बहुत अच्छा चुनाव रहा और सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी क्षमता से काम करा, जो भी उनका सामर्थ्य था। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया और आप सबका, मीडिया के साथियों का भी बहुत मैं आभारी हूँ। आप लोगों का भी बड़ा सहयोग मिला और चुनाव शानदार रहा। ये ऐसे साबित होता है कि गिनती तक, मतगणना तक खुद भारतीय जनता पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता थे, खुद सांसद महोदय या उनके और साथी, सबके चेहरे लटके हुए थे, मायूस थे। जी। काउंटिंग में उनके एजेंट तक नहीं पहुंचे थे पूरे। मेरे पास जो मैं खुद था वहाँ, रुद्रपुर भी था, यहाँ भी था। रुद्रपुर में तो उनके काउंटिंग एजेंट भी नहीं पहुंच पाए थे ठीक से। तो तब तक अनिश्चितता थी कि कौन जीत पाएगा, डर था उन्हें। यही दिखाता है कि चुनाव कांग्रेस ने कितनी मजबूती से लड़ा। अभी अलग बात है कि हमने अच्छे मुद्दों पर बात करी, जनता के मुद्दों पर बात करी, तो जनता को फैसला करना था। एक तरफ हम जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर रहे थे, जो दूरस्थ क्षेत्र है वहाँ यूथ सेंटर्स खोलने की बात कर रहे थे, डिग्री कॉलेज में संख्या बढ़ाने की बात कर रहे थे, संविदा के कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे, उनको स्थायी नियुक्ति की बात कर रहे थे। उसके सामने जो उन्होंने अपनी जो अभी तक की जो उपलब्धियाँ गिराई, वो मात्र प्याज के पेड़, गोभी के पेड़, मटर के पौधे, पेड़, बीज उस पर वो अटके रहे। और ये उन्होंने खुद स्वीकार किया कि ये उन्होंने किया। तो अब जनता को फैसला करना था और जनता का फैसला सिरोधारी। सर, भारतीय जनता पार्टी का नारा था अब की बार 400 पार, तो कितना लगता है कि आज कितना सफल रहा है ये? आज तक कोई ऐसा नारा उनका पार हुआ, पूरा हुआ? कर्नाटक में क्या बोले, बंगाल में क्या बोले, और ये भी एक नारा था। मैंने पहले भी कहा, आप लोगों ने मुझसे बार बार इस बारे में पूछा चुनाव के दौरान, मैंने हमेशा कहा कि ये उनके कार्यकर्ताओं के गिरते मनोबल को बनाए रखने की एक कोशिश है, ताकि भ्रम की स्थिति बने रहे। उनके कार्यकर्ता निराश हो चुके थे मोदी जी की खुद की जिस तरह से सरकार को चला रहे थे। जनता निराश हो रही थी, कार्यकर्ता भी निराश हो रहे थे, जवाब नहीं दे पा रहे थे वो जिस तरह सरकार को चला रहे थे। इस तरह से तानाशाही रवैये से सरकार नहीं चलती है। आप एक राष्ट्रीय पार्टी जो इतने साल तक इस देश में जिसके पास शासन रहा, आप उसे अकाउंट फ्रीज कर देंगे, आप किसी के भी पीछे ईडी लगा देंगे। अच्छा ठीक है, चलिए मान लीजिए कोई आदमी ने, किसी ने भ्रष्टाचार किया हो, पर वो भ्रष्टाचारी या वो व्यक्ति या वो राजनीतिक व्यक्ति जब तक दूसरी पार्टी में है तो भ्रष्टाचारी है। आप उसको तुरंत जोड़ लेते हैं, उसके बाद में वॉशिंग मशीन, मोदी वॉशिंग पाउडर लगा के आप उसको पूरे क्लीन चिट देते हो। ये जनता तो देख रही है ना। और उनका कार्यकर्ता भी इसलिए निराश था कि जिस तरह के कृत्य चल रहे थे पिछले कुछ वर्षों से, कार्यकर्ता निराश था। इसीलिए 400 पाल का नारा दिया और वो फेल हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी माहौल में राम मंदिर का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर इस्तेमाल किया था। और जहां तक कि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं वहां से मोदी मैजिक देखने को नहीं मिला। क्या कहेंगे? राम मंदिर का मुद्दा क्या धुआं धुआं होता हुआ नजर आया? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो प्रभु श्री राम, क्योंकि हम सबके आराध्य भी हैं, वो सबके ही हैं, आपके भी, हमारे भी। अगर मोदी जी दिल से मानते हो तो उनके भी हो। तो प्रभु राम के प्रति आस्था हो सकती है, मुद्दा नहीं हो सकता। इन्होंने उसे मुद्दा बना के उसकी गरिमा को तार तार कर दिया। इन्होंने उसे बहुत निचले स्तर पर ले आए। प्रभु श्री राम की गरिमा को इतना गिराना, वही उनके श्राप का कारण बना।
हमने आपने देखा होगा क्या बोले, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नारा दिया, अरे ये लाएंगे, लाना है तो नीरव मोदी को लाओ, लाना है तो उन भगोड़ों को लाओ जो देश के करोड़ों हजारों करोड़ रुपया लूटकर आज विदेशों में मौज ले रहे हैं। आप उन्हें लाइए ना, अगर आपके सामर्थ्य ताकत है तो आप प्रभु राम को लाएंगे। उन्हें लाइए ना, अगर आपके सामर्थ्य ताकत है तो आप प्रभु राम को लाएंगे। तो ये जो अति एक घमंड था, ये पाप था, और वो पाप इन्हें ले डूबा। और देखिए, इसीलिए मोदी जी मात्र 1.5 लाख वोट से चुनाव जीते हैं। उनसे ज़्यादा वोट से तो हमारे किशोर शर्मा ही जीत गए अमेठी में। स्मृति ईरानी जी का घमंड टूटा। और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जहाँ राम मंदिर बना, वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई। तो बात ये होती है कि राम मंदिर की बात हो या हम महाकाल की बात करें, हम बनारस की बात करें, जगह जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर उन जो स्थल हैं उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए, उनका सौंदर्यीकरण भी होना चाहिए, वहाँ पर विकास होना चाहिए। किस कीमत पर? तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल नहीं बना सकते, वो हमारे आस्था का केंद्र, वो आस्था के केंद्र रहने चाहिए। आप उन्हें पर्यटन स्थल बनाते जा रहे हो। मैं खुद अभी एक कहीं दर्शन करने गया था, वहाँ मैं देख रहा था कि रील्स बन रही हैं, वीडियोग्राफी हो रही है, आस्था का केंद्र नहीं रह गया वो पर्यटन स्थल, है ना। तो ये देन है 10 साल में मोदी जी की या इस सरकार की, तो जनता उसे समझने लगी। तो अयोध्या में जहाँ प्रभु श्री राम का मंदिर बना, वहीं के लोग सबसे ज़्यादा दुखी थे। उन लोगों के साथ जो वायदे किए गए थे, उनकी ज़मीनों का जब अधिग्रहण किया गया, उन पर बुलडोज़र चले, उनको जो वायदे किए पूरे नहीं हुए, तो जनता दुखी हो गया, तो फिर श्राप देगी। चुनाव भले ही आपके पक्ष में नहीं रहा, लेकिन इतने कम समय में आपने केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट को बहुत ही करारी टक्कर दी थी, और सभी जनता भी आपके काम को लेकर, जिन मुद्दों को, जनता के मुद्दों को लेकर आप पहुंचे थे जनता के बीच में, वो बहुत सराहनीय रहा। लेकिन अब प्रकाश जोशी पार्ट 1 तो हमने देख लिया, प्रकाश जोशी पार्ट 2 क्या है? किस रूप में देखने वाले हैं हम प्रकाश जोशी को पार्ट 2 में? पार्ट 1 था चुनाव से पहले जी, चुनाव में नया पार्ट 2 आया जी। और देखिए, मैंने एक बात को बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया, एक चुनावी व्यक्ति से जो जनता की अपेक्षा होती है अलग होती है। मैं पूरा समय मेरा संगठन के काम में रहता है, और आज से नहीं, 1999 से लगभग 25 साल होने जा रहे हैं। मैं काम तो उससे पहले से कर रहा हूँ, पर 25 साल से मैं अपने घर से बाहर हूँ, पार्टी के संगठन काम कर रहे हैं। तो मजबूरी है, अगर उन कामों को मुझे ईमानदारी से अगर निभाना है तो क्षेत्रीय जनता को समय देना मुश्किल होता था। अब मैं ज़रूर संगठन से भी आग्रह करूँगा कि मुझे समय, क्षेत्रीय जनता ने जो मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए मैं क्षेत्र में समय दूंगा पूरी तरह से। उनके जो भी उनका संघर्ष है, उनके हित हैं, उसके लिए संघर्ष करने की मैंने कहा 3 सूत्र मैंने सोचे हैं: सतत संपर्क, संवाद और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष। वो हम करेंगे। इसमें जहाँ तालमेल बिठाने की ज़रूरत पड़ेगी, संगठन का काम भी करेंगे और ये भी करेंगे। तो छोटी मोटी कमी जो रह गई होगी उससे संपर्क करने की या संवाद रखने की, उसे अब हम निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।